नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए के ऑनलाइन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम। कई लोग इसको स्किन के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसको इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, पूरा स्किन में किस तरीके से क्वेश्चन आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, क्या इन दोनों की गहराई है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि दो अलग अलग शब्द हैं, कोई स्किन बोलता है, कोई इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम बोलता है। चाहे राम कहो चाहे श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। हाँ, सही बात है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो शब्द है इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम, और एक और शब्द हमारे पास में है जिसको लोग बोलते हैं स्किन। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्किन क्या है, इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो स्किन है और ये जो इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम है, बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम है इसमें स्किन भी पढ़ाया जाता है प्लस स्किन के अपेंडेजेस भी पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुई इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम की, कि इट इज सेट ऑफ organs. It is set of organs which covers our body externally plus protect from एक्सटर्नल थ्रेट्स मतलब होता है डर, कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमारे बॉडी को बाहर से कवर कर रहा है और हमारे बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? थ्रेट मतलब क्या होता है? डर। थ्रेट एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है डर। अब किस चीज से डर है हमें? हाँ, पुलिस से डर है क्या स्किन को? हाँ, स्किन को बहुत चीजों से डर होता है, ठीक है। तो स्किन को किस किस चीज से प्रोटेक्ट कर लेता है ये? ऑफ कोर्स इंजरी से, बाहर से जो इंजरीज हो जाती है हमें उससे प्रोटेक्ट करता है, इंजरी, चोट। अब अंदर जो ऑर्गन्स हैं, मान लो ये मेरा हार्ट है यहाँ पर, अब कोई इस हार्ट को पकड़ ले तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है स्किन, कोई पकड़ ले तो वैसे तो रोज ही दिल टूटता है आपका, पर अगर कोई पकड़ के तोड़ दे तो? हाँ, तो स्किन एक ऐसा ऑर्गन है, इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम पूरा स्किन प्लस एपेंडेजेस ये दोनों मिलके हमारे बॉडी को बाहर से कवर करके रखते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अपेंडेजेस मतलब क्या है? अभी तक मैंने अपेंडेजेस शब्द का मतलब नहीं बताया। अपेंडेजेस शब्द का क्या मतलब है? अपेंडेजेस शब्द का मतलब होता है हेयर्स, नेल्स, सीबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, दे आर दी स्किन अपेंडेजेस। बहुत सिंपल सी बात। ये सब कहाँ रहते हैं? आपकी चमड़ी में रहते हैं, डर्मिस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्किन के मैं आपको लेयर्स बताऊंगा। एक लेयर होती है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर होती है डर्मिस, तीसरी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन, क्योंकि हाइपोडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक बेसमेंट लेयर होती है। तो वो जो एपिडर्मिस है, सेकंड नंबर जो डर्मिस है, उस डर्मिस के अंदर रहते हैं, वहां से निकलते हैं कौन? हेयर्स, नेल्स, ऑयल सीक्रेट करने वाली सीबेशियस ग्लैंड और पसीना सीक्रेट करने वाली स्वेट ग्लैंड्स। तो स्किन और उसके अपेंडेजेस दोनों मिलकर इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। और केवल स्किन क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा, इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम क्या समझ में आ गया होगा आपको। बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। मैं बोल रहा था कि ये प्रोटेक्ट करती है थ्रेट से आपको। तो थ्रेट क्या है? थ्रेट शब्द का मतलब होता है डर लगना। किस किस चीज से डर है? देखो, पहला इंजरी से, एक्सटर्नल इंजरी, एक्सटर्नल इंजरी। और किस चीज से डर है? एब्रेजन्स, घर्षण से, एब्रेजन्स,
एब्रेजन से। और किससे है? केमिकल से। और किससे है? रेडिएशन से। रेडिएशन, भगवान ने ऐसा बनाया है स्किन को कि जो सन की रेज होती है ना, उस रेज से जब रेज हमारे स्किन पर टकराती है तो स्किन से एक खास केमिकल का निर्माण होता है, विटामिन डी लोग उसको कहते हैं। तो स्किन का कितना जबरदस्त भगवान ने इस्तेमाल करवाया है। स्किन से भी कोई चीज़ का सिंथेसिस कराया है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है स्किन, याद रखना, भूलना मत। तो एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम, एब्रेजन से बचाता है इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम, केमिकल से बचाता है इंट्रीग्यू, बाहर से केमिकल लग जाए तो, कोई एसिड अटैक हो जाए तो, कोई एसिड स्किन पे लग गया, चलो स्किन तो फिर से जनरेट हो जाएगी, ब्रह्मा जी का वरदान है इसको, तथास्तु। हार्ट को वरदान है क्या? लीवर को वरदान है क्या? हाँ, लीवर को वरदान है। लीवर भी रीजनरेट कर सकता है, स्किन भी रीजनरेट कर सकती है, बाकी ऑर्गन्स को डैमेज हो जाए तो ये सब इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम केमिकल से, रेडिएशन से, इंजरी से, एब्रेजन से हमें बचाते हैं। और किससे बचा सकते हैं? एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि हीट या कोल्ड। हीट और कोल्ड से स्किन हमें बचाता है। कैसे बचाता है इसके बारे में आगे हम क्लास में चर्चा अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। तू थोड़ी देर और ठहर जा, ठीक है ना। अच्छा, अब स्किन क्या है? देखो, स्किन के अंदर एक खास प्रोटीन पाया जाता है। दो तरीके से प्रोटीन्स स्किन में मिलेंगे, एक तो मेलेनिन मिलेगा, एक कीरेटिन मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हाईली कीरेटिनाइज प्रोटेक्टिव लेयर। स्किन क्या है? हाईली कीरेटिनाइज्ड। कीरेटिन क्या है? कीरेटिन एक प्रोटीन है। कीरेटिन क्या है? कीरेटिन एक प्रोटीन है। एक ऐसा प्रोटीन है जैसे कि आपके गाड़ी में टायर है ना, वैसे ही कीरेटिन है आपकी स्किन में। गाड़ी को आप कितनी तेज भगाते हो, कितने किलोमीटर लेके जाते हो, लेकिन गाड़ी के इंजन में तकलीफ आ जाती कई बार, गाड़ी के कोई पार्ट्स में तकलीफ आ जाती कई बार, तो सोचो टायर को कितनी तकलीफ आती होगी कई बार। तो वो टायर की डिज़ाइन ऐसी बनाई गई है कि वो एक्सटर्नल वियर और टियर को सहन कर सकता है। इसी तरीके से स्किन, क्योंकि बाहर की तरफ इसने बॉडी को कवर करके रखा है, तो बाहर की तरफ अगर स्किन कवर करेगा और ऊपर से कितने ही रोज इंजरी होती होगी, कहीं हम टच करते हैं, कहीं घर्षण हो जाता है, ये सबको सहन करने की शक्ति देता है ये कीरेटिन। तो कीरेटिन एक प्रोटीन है, एक विशेष प्रोटीन है। कीरेटिन आपको बताएंगे एपिडर्मिस में जो सबसे पहली लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहां पर आपको कीरेटिन मिलेगा। अभी मैं आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा, अभी बस 1-2 मिनट में। और कीरेटिनाइज्ड, हाईली कीरेटिनाइज्ड, मतलब बहुत सारा कीरेटिन है स्किन में, और प्रोटेक्टिव लेयर है। कीरेटिन का क्या काम है? वियर और टियर को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। जिस प्रकार गाड़ी में टायर होते हैं उसी प्रकार में स्किन में कीरेटिन है। मजाक की बात नहीं है, इतना प्रोटेक्टिव लेयर है ये, प्रोटेक्शन का काम देती है ये। तो ये दोनों सिस्टम में ये डिफरेंस है। मैंने आपको बताया अपेंडेजेस कौन कौन से है, देखना तो देखते हैं कौन कौन से अपेंडेजेस बताओ। एक तो है हेयर फॉलिकल, हेयर्स, और सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, नेल्स, ये सब स्किन के अपेंडेजेस हैं। अब आपको मुझे लगता है इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम और स्किन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट अपन चल रहे हैं, स्किन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो स्किन है, इसमें एक खास बात है, इसकी लेयर्स, स्किन की 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्किन। स्किन की 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, बट हाइपोडर्मिस इज नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ स्किन। कुछ राइटर्स स्किन की लेयर में हाइपोडर्मिस को पढ़ाते हैं, लेकिन
मैं भी एक राइटर हूं, मैंने कभी हाइपोडर्मिस को एपिडर्मिस और डर्मिस के बाद थर्ड लेयर नहीं लिखा है। एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर्स है, इन दोनों के बीच में यहां पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन, BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हाइपोडर्मिस को स्किन से अलग कर देती है। तो लेयर्स कितनी हो गई स्किन की? एपिडर्मिस हो गई, दूसरी कौन सी है? डर्मिस। ये दो लेयर के बारे में हम गहराई से चर्चा करेंगे। एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स होती है खुद की? 5 सब लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स डज एपिडर्मिस हैव? 5 लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स डर्मिस हैव? 2 लेयर्स। अभी बात करेंगे अपन एक एक करके सभी लेयर की। तो एपिडर्मिस और डर्मिस, क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब एक खास चीज आपको स्किन के बारे में और बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्किन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट ऑर्गन। ध्यान रखना दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कृपया ध्यान दें, नोट्स कृपया ध्यान दें, एक बात का ध्यान रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी की? लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है बॉडी का? बात समझ रहे हो आप? लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। एग्जाम में क्वेश्चन आए और अगर आपको उसको आंसर 1 सेकंड में समझ में आ जाए ना, समझ लेना आपने गलत अटेंड किया है उसको। आराम से पढ़ लो, ऑर्गन पूछा या ग्लैंड पूछा, क्योंकि हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो एग्जाम में आप पेपर तो दे रहे हो, लेकिन आपको एक डर है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा है। पेपर तो दे रहे हो आप, पेपर देने के साथ साथ में क्या चल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि क्या पता मेरा एग्जाम कैसा होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरे पड़ोसी ने ज़्यादा तो नहीं पेपर अटेंड कर लिया, या आप कुछ और भी 2-3 चीज़ें देखने लग जाते हो। वो नहीं देखना, आपको पेपर दे दो, बाद में देखा करो। तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। ये जो स्किन है, इस स्किन का वजन कितना होता है? इस स्किन का वजन लगभग 10 पाउंड्स होता है, 10 पाउंड्स। कितना? मतलब अब आप बोलोगे ये अंग्रेजों का नहीं है भैया, हम तो हिंदुस्तानी है, हमें तो ग्राम और किलोग्राम में बताया करो। तो ये लो, ये 10 पाउंड है, तो करीब करीब 4500 ग्राम हो गया। कई लोग क्या लिखते हैं, कई किताब वाले, कई राइटर लिखते हैं कि स्किन का वजन 5 to 6% ऑफ बॉडी वेट होता है। उनकी इच्छा है, ऐसा लिख दो। तो स्किन का वजन कितना हो गया? स्किन का वजन हो गया 10 पाउंड्स या 450 ग्राम, या आप ऐसे समझ सकते हो 4.5 kg। ठीक है ना? अच्छा, लीवर का वजन कितना होता है? ये आपका, मैं आपको लीवर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत समझो मैं आपको लीवर भी साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ और यहीं पढ़ा दिया लीवर भी आपको, ऐसा नहीं है। ये केवल एक डिफरेंस के लिए बताया मैंने। लीवर का वजन कितना होता है? लगभग 1500 ग्राम। ठीक है, ये लीवर का वजन है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन का वजन कितना हो गया? 4500 ग्राम। लार्जेस्ट ग्लैंड का वजन कितना हो गया? 1500 ग्राम। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज स्किन में, एक और चीज बताता हूं आपको। स्किन का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो स्किन का सरफेस एरिया कितना है? 10। बस स्किन का सरफेस एरिया कितना है? बोलो 10। बस देखो, 10 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, करीब 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो स्किन का सरफेस एरिया कितना हो गया? 10 स्क्वायर फीट, या फिर 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर। ये स्किन का सरफेस एरिया है। अच्छा, एक चीज और स्किन में बता देता हूं मैं आपको। स्किन की पीएच, पी छोटा एच बड़ा, स्किन की पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजनी, स्किन की पीएच। तो स्किन की पीएच कितनी है? 4.5 से 6। 4.5 से 6 स्किन की पीएच कितनी है? 4.5 से 6। तो ये अपन ने स्किन के बारे में कुछ
कुछ सिंपल सी चीजें आपको अभी हमने स्किन के बारे में बताई है। एक आखिरी चीज स्किन के बारे में बताता हूं, फिर आगे इसकी लेयर्स पे चर्चा करता हूं। 5th पॉइंट, ये देखो आप, स्किन की एक और चीज आपको बताता हूं, स्किन की थिकनेस, मोटाई कितनी है, स्किन की थिकनेस, स्किन की मोटाई कितनी होती है। तो देखो भैया, जहां से होनी चाहिए वहीं से है तो थिक है। तो स्किन किसी जगह पे तो थिक है और किसी जगह पे थिन है, ठीक है। तो एवरेज मोटाई कितनी हो गई स्किन की, एवरेज स्किन की जो थिकनेस होती है वो 1 से 2 mm होती है। कितनी होती है? अगर किसी डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे किडनी में 5 mm की पथरी है, बताओ सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो आप बताओ कितनी होगी। अगर mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो भाग लगा दो 10 से भाग लगा दो। तो अगर आपसे पूछे स्किन की थिकनेस सेंटीमीटर में बता दे भैया, तो सेंटीमीटर में इसमें 10 का भाग लगाना तो क्या आएगा, 0.1 से 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, 10 से भाग ही तो लगाया है, 1 का 10 से भाग लगाया 0.1, 2 का 10 से भाग लगाया 0.2, तो 0.1 से 0.2 सेंटीमीटर ये स्किन की एवरेज थिकनेस होती है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी है, नोट कीजिए, कुछ जगह ऐसी है जहां स्किन ज्यादा थिक है, जैसे कि पाम्स, जैसे कि सोल्स, पाम्स एंड सोल्स, पाम्स, सोल्स, पाम्स और सोल्स, यहां स्किन ज्यादा थिक है। ये देखो ये पाम्स, पाँव में सोल्स, यहां स्किन ज्यादा थिक होती है। कितने mm होती है? 5 mm। कुछ जगह ऐसी है, नाम नहीं लेना चाहिए, पता आप लोगों को भी है ना, मजे ले रहे हो आप। तो पाम्स एंड सोल्स में तो थिक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जैसे कि पेनिस, जैसे कि आईलिड्स, यहां पर स्किन पतली होती है। तो जैसे कि पेनिस पे, जैसे कि आईलिड्स पे, आईलिड्स, यहां स्किन कैसी होगी, पतली होगी। तो यहां थिकनेस कितनी होगी, 0.5 mm ओनली, बस 0.5 mm ओनली। तो ये स्किन की थिकनेस के बारे में बताया है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्किन। तो एवरेज थिकनेस इज 1 to 2 mm। यू कैन कन्वर्ट इजीली into the centimeter by dividing the mm just by 10। तो 0.1 से 0.2 सेंटीमीटर। पाम्स में कितनी है, 5 mm। आईलिड्स पे कितनी है, पेनिस पे कितनी है, 0.5 mm। तो कुछ जगह पे ज्यादा थिक होती है, कुछ जगह पे कम थिक होती है, ये डिपेंड करता है, जहां से होनी चाहिए वहीं से है तो थिक, पहले ही बोला मैंने आपको, ठीक है। तो ये स्किन की थिकनेस है। तो स्किन के बारे में मैंने आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन दी है। जनरल इंफॉर्मेशन क्या क्या है? पहला, एपिडर्मिस, डर्मिस, ये स्किन की लेयर्स है। एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स होती है? 5। अभी एक एक करके चर्चा कर रहा हूं। डर्मिस की कितनी लेयर होती है? 2। Hypodermis is not a part of a skin, but it is separated from the overlying skin by basement membrane. Skin is the largest organ। एक और चीज भी स्किन के बारे में बता देता हूं मैं आपको, आप भी क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा था, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, largest sense organ of human body, largest sense organ of human body। ये भी खिताब किसके नाम है? स्किन के नाम है। तो स्किन के बारे में इतने सारे क्वेश्चन आपको मैंने जनरल बताए हैं। स्किन इज द लार्जेस्ट organ, skin is the largest sense organ, weight of skin is 10 pounds 4500 grams, surface area is 10 square feet और 1.5 to 2 square feet, 1.5 लिखा है, पॉइंट है पॉइंट, 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर फीट में करेंगे तो 10 स्क्वायर फीट। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं। इसकी थिकनेस एवरेज 1 to 2 mm होती है। अगर एग्जाम में आ जाए स्किन की एवरेज थिकनेस कितनी है, 1 mm भी आ जाए, 2 mm भी आ जाए, तो क्या लगाओगे? नहीं आप बताओ ना क्या लगाओगे, मैं तो बता ही दूंगा। नहीं आप बताओ।
अपर लिमिट को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, मतलब 2 mm पहला आंसर होगा। 2 mm अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो 1 mm होगा। ठीक है, तो हमेशा जब एवरेज किसी का पूछा जाए या कभी कोई रेंज दी हुई हो तो अपर लिमिट को पहले प्रायोरिटी देंगे, लोअर लिमिट को बाद में प्रायोरिटी देंगे। इतना समझ में आ गया क्या? हाँ, नहीं सही बताओ, आया नहीं आया? ओके, नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे स्किन के सभी लेयर्स के बारे में। सभी लेयर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। स्किन की जितनी भी लेयर्स हैं हम एक एक करके सभी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि पहला भाग तो स्किन का कौन सा हुआ? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस है कमाल की लेयर है, मतलब कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ना तो एपिडर्मिस के पास ब्लड वेसल होती है, ना इसके पास नर्व्स होती है, ना इसके पास लिम्फेटिक्स होते हैं, फिर भी इतने कमाल के काम करती है एपिडर्मिस। देखो, ये जो एपिडर्मिस है इसकी टोटल लेयर्स कितनी हो गई? 5 लेयर्स। कितनी? मैं आपको सीधा एग्जाम के सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं पकड़ूंगा, सीधा पकड़ूंगा, टेढ़ा बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा। 5 लेयर्स आपको मैं बता रहा हूं, पांचों लेयर में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना वही आएंगे, बस फिक्स। 5 लेयर कौन कौन सी है? फर्स्ट, स्ट्रेटम कॉर्नियम, CORNEUM, स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरी कौन सी हो गई? लूसीडियम। तीसरी कौन सी हो गई? ग्रेन्युलोसम। चौथी कौन सी हो गई? स्पाइनोसम। पांचवी कौन सी हो गई? जर्मिनेटिवम। तो 5 लेयर अपने पास हो गई स्किन की। कौन कौन सी? एपिडर्मिस की 5 लेयर कौन कौन सी हो गई? स्ट्रेटम 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 कॉमन है। पहला कौन सा है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरा स्ट्रेटम लूसीडियम। तीसरा स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। चौथा स्ट्रेटम स्पाइनोसम। पांचवा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये 5 लेयर्स आपकी स्किन की एपिडर्मिस की हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? देखो, पहले तो इसको याद करना सिखाता हूं मैं आपको, कैसे याद करना। बोलो बोलो, CLG, जोर से बोलो यार, CLG SG। बोलो बोलो, CLG SG। बोलो, CLG SG, CLG SG। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेट, जर्मिनेट शब्द ही ऐसा आया, जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब उगाना, मतलब पूरी एपिडर्मिस को कौन उगाएगी? पूरी एपिडर्मिस को उगाएगी जर्मिनेटिवम। कैसे देखते हैं? 5 लेयर के नाम याद करने की ट्रिक क्या है? दिस इज द ट्रिक। CLG SG, CLG SG, CLG SG, मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये 5 लेयर स्किन की हो गई। आप चाहो तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? CLG SG लिख लीजिए इसको। अब क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में इसके बारे में? देखो आप, क्वेश्चन क्या आएगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम लूसीडियम ग्रेन्युलोसम स्पाइनोसम जर्मिनेटिवम, ठीक है ना। देखो ऐसे, ये सबसे ये आपकी बॉडी का सरफेस हो गया, ठीक है। तो पहली लेयर कौन सी हो गई? कॉर्नियम। ये कॉर्नियम हो गई, ये हो गई कॉर्नियम। दूसरी कौन सी है? लूसीडियम। ये हो गई लूसीडियम। तीसरी कौन सी है? ग्रेन्युलोसम। ये हो गई ग्रेन्युलोसम।
ग्रेन्यूल्स। चौथी कौन सी है? स्पाइनोसम। ये लो, ये हो गई स्पाइनोसम, स्पाइन। फिर कौन सी है? जर्मिनेटिवम। ये हो गई जर्मिनेटिवम, जर्मिनेट, ये जर्मिनेटिवम, ये हो गई जर्मिनेटिवम। ये लो, ये 5 लेयर हो गई। अब इन सब 5 लेयर में क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं देखो। पहली लेयर कौन सी बताई मैंने आपको? जर्मिनेटिवम, ठीक है ना, ये जर्मिनेटिवम। देखो याद करने की एक ट्रिक सिखा रहा हूं, सीखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। पहली ट्रिक, ये क्या लिखा है? जी। जी से हमें एक महान आदमी का नाम याद आता है, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या याद आता है? बोलो, मोहनदास करमचंद गांधी। है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एम और के नाम का जोड़ है। देखते हैं क्या जोड़ है, देखते हैं एम और के नाम का क्या जोड़ है, देखते हैं। एम मतलब है मिलेनोसाइट्स। एम का मतलब क्या है? मिलेनोसाइट्स। के का मतलब क्या है? कीरेटिनोसाइट। कीरेटिनोसाइट। तो हमारे पास में जर्मिनेटिवम में 2 ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बस फिक्स है, जो पढ़ा दिया वही एग्जाम में आएगा। जर्मिनेटिवम वाली लेयर के अंदर 2 सेल्स फेमस है, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। पहला, इसके पास मिलेनोसाइट्स है, दूसरा इसके पास कीरेटिनोसाइट्स है। मिलेनोसाइट्स मिलेनिन नाम के प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। मिलेनिन कौन होता है? जो स्किन को कलर देता है। स्किन को कलर देने वाला जो पिगमेंट है उसका नाम क्या है? मिलेनिन। स्किन को 3 अलग अलग चीजें कलर प्रदान कर सकती है, जिसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा। जो उसमें सबसे नंबर 1 है वो है मिलेनिन। मिलेनिन स्किन को कलर देता है। अगर मिलेनिन नहीं बनेगा, मिलेनोसाइट्स खराब हो जाए या मिलेनोसाइट्स मिलेनिन नहीं बनाए, तो एक खास तकलीफ आपकी चमड़ी में हो जाएगी, जिसका नाम है एल्बिनिज्म। नाम तो सुना होगा, सूर्यमुखी। एल्बिनिज्म क्या बोलते हैं उसको? चमकता है चेहरा, पूरा चमड़ी एकदम वाइट, कोई कलर नहीं होता, एकदम वाइट कलर, सूर्यमुखी, सूर्य, चमकदार। हाँ, तो मिलेनोसाइट्स क्या बनाएगी? मिलेनिन बनाएगी। मिलेनिन क्या करेगा? स्किन को कलर देगा। दूसरी सेल कौन सी है यहाँ पर? कीरेटिनोसाइट। पकड़ लो इसको, यही स्किन के एपिडर्मिस की स्टेम सेल्स है। कैसी सेल्स है? अभी जैसे मान लो कोई किसी ऑफिस में चपड़ासी लगा, चपड़ासी की नौकरी करता गया करता गया करता गया, सरकारी में पढ़ता गया, आगे और पढ़ाई करता गया, धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई। चपड़ासी से धीरे धीरे वो बाबू बन गया, एओ बन गया, डबल एओ बन गया, अफसर बन गया। हाँ, धीरे धीरे क्या हो रही है? प्रमोशन। उसी तरीके से ये जो कीरेटिनोसाइट्स है, यही सेल्स है जिससे ये सब बनेगा ऊपर। कैसे? कीरेटिनोसाइट्स ने पहले ये सेल्स बनाई स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की, फिर ये और तरक्की हुई, और जर्मिनेटिवम की सेल्स बन रही है। तो पुरानी सेल कहां जा रही है? ऊपर। और पुरानी सेल कहां जा रही है? ऊपर। अलग अलग सेल का नाम धीरे धीरे ऊपर जाती रह रही है, नाम बदलता जा रहा है। सबसे एंड में क्या हो जाएगी? कॉर्नियम। फिर क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। हमारी स्किन की सेल्स नीचे शेड होती रहती है, अभी भी हो रही होगी शेड बहुत सारी, देख लो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, है आपके पास तो। हाँ, नहीं है तो मान लो, जो बता रहे हो मान लो, और तो क्या तरीका क्या है और। हाँ, तो कीरेटिनोसाइट्स ये सेल्स बनाती रहेगी, धीरे धीरे नई सेल्स पुरानी सेल्स को ऊपर धक्का मारती रहेगी, ऊपर जाते जाते नाम बदलता रहेगा, तरक्की होती रहेगी, बाबू से अफसर बन जाओगे। जर्मिनेटिवम से स्पाइनोसम बनती है, स्पाइनोसम से ग्रेनुलोसम बनती है, ग्रेनुलोसम से लूसीडियम बनती है, लूसीडियम से कॉर्नियम बनती है, और फिर स्किन नीचे झड़ जाती है। ठीक है। अब कई लोगों की स्किन एक साथ चिपक जाती है और चिपक के झड़ने लगती है, हम बोलते देखो सांप की जैसी केचुली निकल रही है। हाँ, तो 2 सेल्स यहां पर जर्मिनेटिवम में फेमस है। एक तो कौन सी हो गई? मिलेनोसाइट्स। ये क्या बनाएगी? मिलेनोसाइट्स क्या बनाएगी? मिलेनिन। ठीक है। दूसरा, कीरेटिनोसाइट्स क्या बनाएगी? जर्मिनेटिवम लेयर बनाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, स्पाइनोसम। ये रही स्पाइनोसम। स्पाइनोसम का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, स्किन को प्रोटेक्ट करती है। जब किसी के बारे में ज्यादा पता नहीं हो तो बोल दो प्रोटेक्ट करती है। हाँ,
तो स्पाइनोसम स्पाइन जैसा नजर आने की वजह से नाम पड़ गया स्पाइनोसम। चुभ नहीं रही है, चुभ नहीं रही, आपको चुभती थोड़ी है स्किन अपनी, पर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इसकी कोशिका स्पाइन जैसी नजर आई, इसलिए नाम क्या रख दिया इसका, स्पाइनोसम। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम पे क्या क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ग्रेन्युलोसम पे बस। बच्चा किस में पढ़ता है, बच्चा केजी में पढ़ता है। किस में पढ़ता है, केजी में। केजी के मतलब कुछ ना कुछ के नाम का जोड़ है, कहां पे, ग्रेन्युलोसम में। के नाम का क्या जोड़ है कि यहां पर कीरेटोहाइलिन मिलता है, कीरेटोहाइलिन। क्या मिलता है यहां पे, कीरेटोहाइलिन मिलता है। व्हाट इज कीरेटोहाइलिन, जबरदस्त क्वेश्चन है। कीरेटोहाइलिन क्या है, कीरेटोहाइलिन, इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ कीरेटिन, प्रीकर्सर ऑफ कीरेटिन। मैंने बताया ना, कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कॉर्नियम में मिलेगा, यहां पर मिलेगा कीरेटिन, यहां कीरेटिन मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा आपको क्या, कीरेटिन। कीरेटिन वियर एंड टीयर करता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप चाहो तो पहले करके देख लो, हाँ रिकॉर्डिंग थोड़ी बैक करके देख लो। स्टार्टिंग में कीरेटिन नाम का प्रोटीन आपको कहां मिलेगा, कॉर्नियम में। ये वियर टीयर, स्किन के अंदर वियर टीयर की शक्ति प्रदान करता है, स्किन को मजबूत कर रहा है। हमने पहले ही बोला था स्किन प्रोटेक्टिव होती, पहले ही बोला था मैंने आपको। तो ये जो कीरेटिन कॉर्नियम में बनेगा, इसका प्रीकर्सर कौन है, आप ऐसे समझो जैसे ये फूल है तो ये फूलों की माला है, इसका प्रीकर्सर है कीरेटोहाइलिन। कीरेटोहाइलिन से भविष्य में क्या बन जाएगा, कीरेटिन बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस ग्रेन्युलोसम के अंदर क्या मिलता है, कीरेटोहाइलिन मिलता है। व्हाट इज द कीरेटोहाइलिन, इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ कीरेटिन। इतना समझ में आ गया क्या। अब आगे चलते हैं। लुसिडियम, लुसिड, लुसिड शब्द का मतलब होता है क्लियर, वाटरी, वाटरप्रूफ लेयर है ये, स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है, क्लियर बनाती है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो ट्रांसपेरेंट मिली, ट्रांसपेरेंट, चश्मे जैसी, देखो ट्रांसपेरेंट मिली, इसलिए इसका नाम रख दिया लुसिडियम। ठीक है। ये क्या करती है, स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है। लास्ट में कॉर्नियम, ये जो कॉर्नियम लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सबसे ऊपर है, फर्स्ट। अब आप ये पांचों लेयर देख लो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ऑप्शन में मैंने दे दिया स्ट्रेटम बेसेली, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, मेल्फिजियन लेयर, और ऑल अबाउ। देखते हैं आपको आप क्या जवाब लगाते हो। ठीक है। तो डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस कौन सी होती है, स्ट्रेटम बेसेली, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, मेल्फिजियन लेयर, या ऑल अबाउ। 2 मिनट आप लोग सोच लो जब तक मैं टॉपिक पूरा कर लेता हूं। देखो भैया ऐसा है कि ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, वो क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, 2 मिनट रुक जाओ यार, पूछे जा रहे हो, 2 मिनट रुको। ये जो कॉर्नियम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इस स्ट्रेटम कॉर्नियम में एक, जब सेल्स नीचे से ऊपर आती है तो उन पे नीचे से दबाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, दबाव। दबाव पड़ने की वजह से जब तक वो ऊपर तक पहुंचती है ना, कहां तक, ये देखो जहां मेरी उंगली जा रही है, कॉर्नियम तक, ये कॉर्नियम तक जब पहुंचती है तब तक उस पे प्रेशर पड़ने की वजह से उसका न्यूक्लियस खराब हो जाता है, बाहर निकल जाता है, सेल्स मर जाती है, यहां पहुंचती पहुंचती डेड। कैसी सेल्स होती है,
डेड सेल्स। और ये जो डेड सेल्स है इसको हम बोलते हैं कॉर्नियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? डेड हो जाती है यहां पे सेल्स, डेड नहीं, पिताजी नहीं बन रही, डेड हो गई। देखो अंग्रेजी में, इसलिए मेरे को अंग्रेजी बिल्कुल ही बेकार लगती है, पर क्या करें अब, मैं खुद अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हूं, क्या करें अब, पढ़ना पड़ा, बस ये समझ लो आप कैसे भी। तो पढ़ लिए साहब, लेकिन शब्द देखो आप, DAD डेड होता है, DEAD डेड होता है, ई का फर्क लगा दिया खाली बीच में। अच्छा लगता है कोई बताओ आप? हाँ, उल्टा सीधे शब्द, हिंदी बढ़िया लगती है एकदम मेरे को। खैर चलो कोई बात नहीं। डेड, ये डेड लेयर है। जो डेड लेयर होती है, जब डेड सेल्स हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नियोसाइट। तब हम इसको क्या बोलेंगे? कॉर्नियोसाइट्स। ठीक है ना साहब? तो अब आप बताओ मेरे को कि ये पांचों लेयर के बारे में आगे क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, ये पांचों लेयर के बारे में आपको आ गया क्या? फिक्स क्वेश्चन है भाई, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई आ जाए तो बता देना आप मेरे को। जर्मिनेटिवम में दो चीजें पूछेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी मिलेनोसाइट्स, मिलेनिन बनाएगा। क्या बनाएगा? मिलेनिन कौन से अमीनो एसिड से बनता है? टाइरोसिन से बनता है। लिख लो, लिख लो। मिलेनिन कौन से अमीनो एसिड से बनता है? कौन से अमीनो एसिड से मिलेनिन बनता है? मिलेनिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बनेगा? रोटी से तो बनेगा नहीं, सब्जी से तो बनेगा नहीं, भिंडी से तो बनेगा नहीं। हाँ, किससे बनेगा? कौन सा अमीनो? मिलेनिन क्या है? मिलेनिन एक प्रोटीन है। किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। कौन सा अमीनो एसिड से बनता? कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, लिख लो। आंसर है टायरोसिन। क्या आंसर है? अगर टायरोसिन नहीं होगा तो एल्बिनिज्म हो जाएगा, मिलेनिन नहीं बनेगा। ठीक है, तो टायरोसिन। वापस बता रहा हूं, मिलेनोसाइट से मिलेनिन बनेगा, कीरेटिनोसाइट से सेल्स बनेगी जर्मिनेटिवम की। ठीक है, उसके ऊपर आ जाओ स्पाइनोसम, स्पाइन जैसा होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके ऊपर आ जाओ ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम बच्चा केजी क्लास में पढ़ता है। केजी बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? केजी क्लास में। मतलब के का कुछ ना कुछ काम है। क्या काम है? के का क्या नाम काम है? ये पूरा यहां कट गया। कीरेटो हाइलिन। ठीक है, कीरेटोहाइलिन क्या है? प्रीकर्सर है किसका? कीरेटिन का। उसके ऊपर आ जाओ लुसिडियम। लुसिड मतलब क्लियर लेयर, वाटरप्रूफ लेयर, क्लियर दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, इसलिए नाम पड़ गया लुसिडियम। सबसे ऊपर कौन सी है? कॉर्नियम। यहां पर क्या मिलेगा? कॉर्नियोसाइट्स। इसको हॉर्नी लेयर भी लिखते हैं। मैं नहीं लिखता भैया, मैं नहीं लिखता, पता नहीं क्या क्या मतलब निकालते हो। हाँ, हॉर्नी लेयर कौन सी लेयर है? ये HORNY, हॉर्नी लेयर। इट इज अ हॉर्नी लेयर। ठीक है, तो ये आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लीजिए, और इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको पूरा गहराई से बताया है। आशा करता हूँ एपिडर्मिस तक आपको समझ में आया होगा। समय की थोड़ी पाबंदी रहती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना आपको कवर करा सकूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डर्मिस की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? डर्मिस। हाँ, डर्मिस की। देखो, एपिडर्मिस के पास ना तो ब्लड वेसल्स है, ना नर्व्स है, ना लिम्फेटिक्स है। एक बार मैं ये वापस लिखूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा है इन्होंने, पहले लिखा था पागल जैसे, क्या लिख दिया? डी और एस को मैंने बड़ा किया, ध्यान से देखो आप। क्यों? कुछ ना कुछ राज है इसलिए किया है? क्योंकि डर्मिस का मतलब अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, डर्मिस का क्या मतलब होता है? डी और एस, डेंस एंड स्टाउट कोलेजन फाइबर्स। व्हाट इज डर्मिस? व्हाट इज डर्मिस मेड अप ऑफ? डेंस प्लस स्टाउट। स्टाउट मतलब छोटे छोटे, बोने छोटे छोटे। डेंस मतलब बहुत सारे, घने घने। तो डेंस एंड स्टाउट कोलेजन फाइबर, इलास्टिक सेल, या आप बोल सकते हो इलास्टिक फाइबर।
फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि एपिडर्मिस के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो फिर एपिडर्मिस जिए तो जिए कैसे? एपिडर्मिस के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, फिर भी एपिडर्मिस जिए तो जिए कैसे? तो एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कौन देगा? क्योंकि डर्मिस के पास ब्लड सप्लाई है, डर्मिस के पास नर्व सप्लाई है, डर्मिस के पास लिम्फेटिक्स है, एपिडर्मिस के पास ये कुछ भी नहीं है। एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? डर्मिस से मिलता है, ठीक है। डर्मिस से वो जिंदा रहती है, लेकिन डर्मिस उसको एक हद तक ही न्यूट्रिशन दे सकता है। कॉर्नियम की लेयर के ऊपर तक अगर न्यूट्रिशन दे सकता तो कॉर्नियम के ऊपर और भी लेयर अपने को देखने को मिलती, पर नहीं होती। इसका मतलब उसका न्यूट्रिशन कॉर्नियम तक ही पहुंचता है, फिर न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, वहाँ सेल डेड हो जाती है। जब डेड हो जाती है हम उसको बोलते हैं कॉर्नियोसाइट, और वो नीचे झड़ जाती है। इस प्रकार से जर्मिनेटिवम की सेल का दुखद अंत हो जाता है। तो डर्मिस क्या है? डेंस एंड स्टाउट। मैंने पीछे क्वेश्चन दिया था, उसका जवाब मैं अभी तक नहीं दिया है आपको, इसलिए नहीं दिया। मत सोचना भूल गए, वो भुलक्कड़ नहीं हूं मैं, सब याद रहता है मेरे को। हाँ बता रहा हूँ आपको, मैं सब याद है। 3 नंबर पेज पे प्रश्न लिखा हुआ है, इसका उत्तर पीछे से देकर जाऊंगा मैं, ठीक है। आप जब तक खोजो उसको, ऑनलाइन मत खोज लेना कहीं। आप क्लास ऑनलाइन चल रही है तो उत्तर भी ऑनलाइन ही खोज ले हम, है। एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। विदेश में एग्जाम होते हैं, उसमें पेपर आता है और बोलते हैं ऑनलाइन है, सब वाईफाई है, तुम्हारा मर्जी हो जहाँ से इसको पेपर को सॉल्व करके लेकर आ जाओ। वो सॉल्व करके लेकर आ जाते हैं, और कुछ लोग फिर भी सॉल्व करके नहीं लेके आ पाते, इसलिए आजकल हिंदुस्तानियों को भेज देते हैं विदेश में, और फिर देखो आप पेपर कैसे सॉल्व करते हैं हम वहाँ, हैं, देख देख के, हैं। तो डर्मिस क्या है? डर्मिस डेंस और स्टाउट कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, हिस्टोसाइट है। क्वेश्चन तगड़ा आएगा। ये जो भी मैं लिख रहा हूं ना आपके लिए, सब एग्जाम में आएगा, ध्यान रख लेना अगर क्वेश्चन आया तो। कोलेजन फाइबर पे क्या क्वेश्चन आएगा देखो आप। ये जो कोलेजन फाइबर है, इसमें एक खास बात है कि ये वाटर को स्टोर कर सकता है। ये जो कोलेजन फाइबर है डर्मिस में, इसमें एक खास बात है दोस्तों कि ये वाटर को स्टोर कर सकता है। क्योंकि ये वाटर को स्टोर करता है, तो वाटर स्टोर होने की वजह से स्किन में टर्बिडिटी रहती है, स्किन में जान रहती है, स्किन एकदम खिली खिली सी नजर आती है। लेकिन एक दुख की बात है, देखो देखो देखो, एक है ना गाना है, आपको ध्यान हो तो, कि गोरे रंग पे तू इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो वो देखो क्यों ढल जाएगा, देखना आप, कलर्स का। हाँ देखो, ये जो कोलेजन फाइबर है ये वाटर को स्टोर करते हैं, लेकिन ये वाटर को जब स्टोर करते हैं तो इनको सेक्स हार्मोन पे डिपेंड रहना होता है। सेक्स हार्मोन्स, जैसे फीमेल में ईस्ट्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, जब तक इनकी मात्रा उचित मात्रा रहती है, जब तक तो कोलेजन फाइबर वाटर को स्टोर कर सकता है। तो कोलेजन फाइबर वाटर को स्टोरेज कर सकता है, ये डिपेंड करता है किसके लेवल पे? सेक्स हार्मोन के लेवल पे। जैसे जैसे गोरे रंग मतलब महिलाओं को मीनोपॉज होने लगता है, 45 से 55 साल की उम्र के बीच में मीनोपॉज होता है। मोस्ट कॉमन एज मीनोपॉज की 45 से 55 साल की उम्र के बीच में होती है। तो जब मीनोपॉज होता है तो एक हार्मोन फीमेल्स में कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरोन भी होता है, पर फीमेल का हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। हाँ, तो जैसे ही वो हार्मोन कम होने लगता है, वाटर का स्टोरेज भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। मैं आपको बहुत राज की बात बताऊंगा आज, हाँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी राज की बात। आप देखो फिल्मों में, देखो आप, वो हीरो जब हीरोइन के सर पे मतलब जो सर रखकर जब सोता है ना हीरोइन के ऊपर, ऐसे साइड में करके, हैं, तो देखो आप, हीरोइन हमेशा उसके सर पे ऐसे ऐसे बाल सहलाती है, हाथ फेरती। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हाँ, ये कोई जगह सहलाने की है? तो इसके पीछे एक राज है, क्या है अभी बता रहे हैं आपको, देखो आप, अभी बताएंगे आपको। उसी तरीके से वाटर स्टोरेज की मात्रा कम होने की वजह से, क्योंकि सेक्स हार्मोन मीनोपॉज में कम हो जाता है, वाटर स्टोरेज कम हो जाता है, तो झुर्रियां पड़ जाती, रिंकल्स हो जाती है। अगर वाटर स्टोरेज कम हो जाएगा तो गोरे रंग पे तू इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। डिक्रीज अगर हो गया वाटर स्टोरेज, डिक्रीज हो गया तो क्या कर देगा स्किन में?
और इसीलिए आपने मेनोपॉज के अंदर पढ़ा होगा कि ओल्ड एज में जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, स्किन की हेल्दीनेस कम हो जाती है और स्किन में फंगल इन्फेक्शन या दूसरे कई तरीके के इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं। वाटर स्टोरेज कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर, अच्छा कोलेजन फाइबर एक और काम करेगा, देखो एक एंजाइम निकालेगा कोलेजन फाइबर से, कोलेजिनेज नाम का एंजाइम निकलता है। ये जो कोलेजिनेज नाम का एंजाइम है ये कहां से निकलेगा? कोलेजन फाइबर से। और जब ये कोलेजन फाइबर से निकलेगा एंजाइम जिसका नाम है कोलेजिनेज, तो कोलेजिनेज क्या करता है? वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। तो कोलेजन फाइबर ने क्या किया? कोलेजन फाइबर ने कोलेजिनेज नाम का एंजाइम निकाला जिसने वुंड हीलिंग में मदद किया। कोलेजन फाइबर वाटर स्टोरेज की शक्ति रखता है जिससे रिंकल्स नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वाटर स्टोरेज की शक्ति कम होने लगती है और स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, इसलिए कोलेजिनेज फाइबर जो है कोलेजन फाइबर जो है ये वाटर स्टोरेज रखते हैं। तो मेल की जो स्किन है वो ज़्यादा टाइम तक सही रहती है, रिंकल्स बहुत लेट डेवलप होते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा उचित रहती है। ठीक है, तो इसलिए गाना महिलाओं पे ही बना है, गोरे रंग पे तू इतना गुमान न करे, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। 2 दिन की जगह 45-50 साल लिख देना चाहिए। चलो अब है इलास्टिक फाइबर, इस पे भी क्वेश्चन तगड़ा आएगा। देखो क्या क्वेश्चन आएगा। ये जो इलास्टिक फाइबर है ये स्किन को कैसा बनाते हैं? इलास्टिक बनाते हैं, खिंचाव की शक्ति होती है इसमें। आप देखो कैनुला लगाओ किसी मरीज के वेन में, जैसे आप कैनुला लगाओगे तो कैनुला जहां से लगा है ना उसके साइड में से कभी लीकिंग होती है क्या? ओल्ड एज में होती है, क्योंकि ओल्ड एज में इलास्टिक फाइबर क्या हो जाते हैं? वीक। तो इलास्टिसिटी जो खींचने की शक्ति स्किन की वो कम हो जाती है। अब बताओ सबसे ज्यादा स्किन कहाँ खींचती है? नहीं मजाक की बात नहीं है। देखो आप अगर स्किन ज्यादा खींचेगी तो स्किन के अंदर जो इलास्टिक फाइबर है वो टूट जाएंगे, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई तो टूट जाएंगे। तो ओवर स्ट्रेचिंग कहाँ होती है बताओ आप मेरे को? फिर उल्टा दिमाग हमेशा लगाते हो, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, इलास्टिक फाइबर की ओवर स्ट्रेचिंग होती कहाँ होती है बताना तो? प्रेगनेंसी में। कहाँ होती है? एब्डोमेन पे। प्रेगनेंसी में 20 वीक्स पर एब्डोमेन पे क्या डेवलप होते हैं? क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, क्या जवाब देते हो आप? एक तो आप बोलते हो स्ट्राई ग्रेविडेरम, और एब्डोमेन पे क्या होता है? देखो एक ट्रिक बताता हूँ। प्रेगनेंसी में एब्डोमेन पे होने वाले सभी कांड 20 वीक्स पर ही होंगे, जैसे कि लीनिया नायग्रा आ जाएगी, कब आ जाएगी? 20 वीक्स पे। स्ट्राई ग्रेविडेरम आ जाएंगे, कब आ जाएंगे? 20 वीक्स पे। हाँ, तो प्रेगनेंसी में एब्डोमेन पे स्किन ज्यादा खींचने की वजह से इलास्टिक फाइबर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्ट्राई मार्क्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राई ग्रेविडेरम। ग्रेविडेरम मतलब प्रेगनेंसी में। कभी कभी नॉर्मली भी हो जाते हैं लोगों के, किसी आदमी के अंदर भी मिल जाएंगे खिंचाव के, अगर वो मोटा होएगा, ओबेसिटी में भी बढ़ जाएंगे, ओबेसिटी। अच्छा, स्ट्राई ग्रेविडेरम कब आएगा बताया मैंने आपको? 20 वीक्स पर आएगा। 20 वीक्स किसके बाद? कांड के बाद। ओबेसिटी में भी स्ट्राई डेवलप हो जाएंगे, लेकिन तब आप इसको स्ट्राई ग्रेविडेरम नहीं बोलोगे, तब आप इसको बोलोगे केवल स्ट्राई। ग्रेविडेरम मत बोल देना, उसको ग्रेविडेरम से क्या मतलब है? ओबेसिटी को। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम में भी आ जाते हैं, आपने सुना हो क्वेश्चन? कुशिंग सिंड्रोम के अंदर भी स्ट्राई मार्क्स आ जाते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर भी स्ट्राई मार्क्स आ जाते हैं। ओबेसिटी में
आ जाते हैं। जो लोगों का शरीर ज़्यादा फूल जाता है उनके स्ट्राई मार्क्स इधर एक्जिला के आसपास या थाइस के आसपास या नेक पे या एब्डोमेन पे आमतौर पे देखने को मिलते हैं। तो डर्मिस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि डर्मिस के पास कोलेजन फाइबर है, डर्मिस के पास इलास्टिक फाइबर है, डर्मिस के पास फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर के ऊपर बन सकते हैं। तीसरे नंबर बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर बता के जाऊंगा मैं, चिंता मत करना आखिरी में, ठीक है। तो ये हमारे पास में डर्मिस के अंदर 4 पॉइंट आ गए। क्या आपको इतना समझ में आया? अभी डर्मिस कुछ भी नहीं हुआ, 10% भी नहीं हुआ, अब होगा डर्मिस, ठीक है। तो अब अपन आगे चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो डर्मिस है ना, मैंने आपको बता दिया क्या है, ये डेंस स्टाउट कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, हिस्टोसाइट है, फाइब्रोब्लास्ट है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये जो डर्मिस है स्किन की कौन सी नंबर की लेयर है? सेकंड। देखा जाए तो सेकंड ही है ना, पहली एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस। अब ये जो डर्मिस है, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, इसकी खुद की 2 लेयर्स है। कितनी लेयर्स है? आप ऐसे समझो कि डर्मिस के पास ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, स्किन के अपेंडेजेस हैं, ये सब डर्मिस में ही पड़ा। मतलब स्किन का जो मुख्य जो किरदार निभा रहा है ना, वो डर्मिस निभा रहा है। इस डर्मिस की वजह से एपिडर्मिस है। तू है तो मैं हूं तो तू है? तो एपिडर्मिस और डर्मिस, डर्मिस सेकंड नंबर की लेयर है। डर्मिस की खुद की कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2। कौन सी? देखो, कुछ नहीं करना, सिंपल है। आप ऐसे बोलो कि डर्मिस लंबी पारी खेलता है। क्या खेलता है? पारी खेलता है। क्या खेलता है? पारी खेलता है, पारी। देखो डर्मिस की कितनी लेयर होगी, देखना तो, सुपरफिशियल पेपिलरी, पेपिलरी, भैया पेपिलरी बोला, बप्पीलरी क्यों लिख रहे हो किताब में तुम यार? हैं, संगीत का शौक है क्या? तो सुपरफिशियल पेपिलरी और डीप रेटिकुलर, रेटिक्यूलर, 2 लेयर होगी। सुपरफिशियल पेपिलरी और डीप रेटिकुलर, 2 लेयर होगी डर्मिस की। डर्मिस की कितनी लेयर होगी? आप कैसे याद रखोगे? डर्मिस एक लंबी पारी खेलता है। बोलो, डर्मिस एक लंबी पारी खेलता है। पारी, पारी, पा मतलब पेपिलरी, री मतलब रेटिकुलर। याद तो आपको करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक सिखा सकता हूं हर चीज की। तो इसकी ट्रिक क्या है? डर्मिस एक लंबी पारी खेलता है, पारी, ठीक है ना। देखो फिर उल्टा, मैं प्यारी नहीं बोल रहा भैया, देखो बोर्ड पे क्या लिखा, मैं बोल रहा हूं पारी, नॉट प्यारी, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है साहब? सुपरफिशियल लेयर कौन सी है? पेपिलरी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि बताओ एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है? जवाब क्या दोगे? पेपिलरी दोगे क्या? मैंने क्या बोला? एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं डर्मिस की सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है, डर्मिस की सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है, आप क्या जवाब लगाओगे? आपको बस इतना ही तो याद रखना है, पारी। अब पा वाला लगा देना, री वाला बाद में आ जाएगा। फिर भी एक और चीज भी बताता हूं, देखो ये पी से चालू हो रहा है स्पेलिंग या आर से चालू हो रहा है? एबीसीडी बोलो, पहले कौन सा आएगा? एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो आर बाद में आ रहा है ना, पी पहले आ रहा है, आर बाद में आ रहा है, तो पेपिलरी लेयर पहले होगी, रेटिकुलर लेयर बाद में होगी। मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया, याद आपको करना भी है। देखो एक कहावत है, मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में, कि खुद के मरे बिना अपन स्वर्ग नहीं जा सकते, मरना खुद को ही पड़े। आप सोचो सर मर जाए और स्वर्ग हम चले जाए, तो भाई क्यों? भी सर मरेंगे तो सर स्वर्ग जाएंगे, आप मरोगे तो आप नरक जाओ, सॉरी मतलब स्वर्ग जाओगे। हाँ, तो ऐसा है कि याद आपको करना पड़ेगा। पेपिलरी लेयर सुपरफिशियल होती है, रेटिकुलर लेयर डीप होती है। पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम में बता दिया मैंने आपको। दूसरा देखो, आप खास बात देखना, आप पहला फर्स्ट पॉइंट, ये जो पेपिलरी लेयर है इसके पास ब्लड वेसल्स है, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, क्या क्या है इसके पास? ब्लड वेसल्स है, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, ये सब चीजें। सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर के पास में ब्लड वेसल्स है, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स है, हाँ?
वो याद है क्या आपको, वो पिक्चर थी दीवार, उसमें वो शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन से, वो अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से पूछा, भैया मेरे पास गाड़ी है, मोटर चाकर है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसने क्या बोला, आप बताओ क्या बोला? शशि कपूर ने क्या बोला? बोला मेरे पास माँ है। क्या है? माँ। तो सुपरफिशियल लेयर ने घमंड किया और रेटिकुलर लेयर से पूछा मेरे पास ब्लड वेसिल है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसने क्या बोला? इसने बोला मेरे पास माँ है। क्या है? माँ। हाँ, ठीक नहीं है तरीका याद करने का? हाँ, मेरे पास माँ है। मास्ट सेल से क्या है? मास्ट सेल गजब का प्रोटेक्शन देती है बॉडी को, एक्टिविटी करती है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। पढ़ना कभी आप डिटेल के अंदर, हाँ, मास्ट सेल के बारे में पढ़ना आप कभी टाइम मिले तो, हाँ, नहीं तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। हाँ, चलो, तो मास्ट सेल्स, तो ये जो मास्ट सेल है इसका भी प्रोटेक्शन में काम है, एलर्जिक रिएक्शन में प्रोटेक्ट करती है। स्किन के अंदर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देती क्योंकि स्किन एक्सपोज रहता है, बाहर बहुत सारे एलर्जेंट आते रहते हैं, तो मास्ट सेल की एक्टिविटी की वजह से प्रोटेक्शन रहता है एलर्जी से। तो इसके पास क्या है? मास्ट सेल है। इसके अलावा और क्या है इसके पास में? मैंने आपको बोला था ना, स्किन के अपेंडेजेस, स्किन के अपेंडेज क्या क्या है? स्किन के अपेंडेज बताना तो, नेल्स, हेयर फॉलिकल, नेल्स हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया, सिबेशियस ग्लैंड हो गई, और स्वेट ग्लैंड्स हो गई। ये सब मिलेगा। अब बताओ, घमंड नहीं करना चाहिए ना कभी। सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर ने बोला मेरे पास ब्लड वेसल है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, तुम्हारे पास में क्या है? मैं तो खुद सारा न्यूट्रिशन देती हूँ एपिडर्मिस को, तुम क्या करते हो? तो डीप रेटिकुलर लेयर ने क्या बोला? तेरे पास ब्लड वेसल है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, मेरे पास माँ है। हाँ, ऐसे बोला। माँ मतलब मास सेल्स है, स्किन के अपेंडेजेस हैं, नेल्स है, हेयर फॉलिकल्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों हमने सुपरफिशियल लेयर और रेटिकुलर, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर और डीप रेटिकुलर लेयर के बारे में तक चर्चा करी है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मुझे याद है 3 नंबर पेपर पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, इसका आंसर है ऑल अबाउट। क्यों? क्योंकि भैया याद कर लो, जल्दबाजी नहीं करनी, अधूरा ज्ञान खराब होता है, पूरा ज्ञान कर लेते हैं इसको। ये जो जर्मिनेटिवम लेयर है इसी का नाम होता है बेजेली लेयर, इसी का नाम होता है जर्मिनेटिवम, और इसी का नाम होता है मेलफिजियन लेयर। तीनों नाम इसी के हैं जर्मिनेटिवम के, ऑल आर कॉमन। इस जर्मिनेटिवम के और क्या क्या नाम है? मेलफिजियन लेयर या बेजल लेयर, बेजेली, स्ट्रेटम, बेजेली। तो क्योंकि ये भी इसी के नाम है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल अबाउट। ठीक है दोस्तों, अब एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं। स्किन जो है इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम और स्किन में मैंने आपको डिफरेंस बताया। स्किन हाईली केराटिनाइज प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम में स्किन भी आता है, साथ साथ में अपेंडेजेस भी आता है। अपेंडेजेस कौन कौन से हैं? हेयर फॉलिकल से, हेयर से, सिबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड से, नेल्स है। आगे चर्चा करेंगे अभी और भी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम की परिभाषा क्या होगी? इट इज अ सेट ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन्स के सेट है विच कवर्स द बॉडी एक्सटर्नली, पूरे बॉडी को बाहर से कवर करता है। क्योंकि कवर करता है तो ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट करता है, थ्रेट से बचाता है। कौन कौन से थ्रेट है बताया? एक्सटर्नल इंजरी, एब्रेजन, केमिकल, रेडिएशन, हीट, कोल्ड, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। रशिया में चले जाओ, -30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिंदा रखता है। तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए जरूरी है स्किन, हाँ, एक मुलाकात जरूरी नहीं है, हाँ? और ये पहला स्लाइड में मैंने आपको बताया। फिर मैंने बोला स्किन के बारे में जनरल क्वेश्चन क्या आते हैं, तो स्किन की लेयर्स के बारे में बताया, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की 5 लेयर है, डर्मिस की 2 लेयर है। स्किन के बारे में और क्या क्वेश्चन आते हैं? लार्जेस्ट ऑर्गन है, आप लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने बोला लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। वेट कितना है स्किन का? 10 पाउंड से आप बोल सकते हो 4500 ग्राम है। 5 से 6% ऑफ बॉडी वेट होता है स्किन का वेट, कई जने ऐसा भी लिखते हैं। सरफेस एरिया कितना है? 10 स्क्वायर फीट है या 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर है। पीएच कितनी है? 4.5 to 6 पीएच है। थिकनेस कितनी है? एवरेज थिकनेस 1 to 2 mm है। आप किसी जगह पे स्किन ज़्यादा थिक है, जैसे मैंने बताया पाम्स एंड सोल्स पे स्किन ज़्यादा थिक, कई लोगों की स्किन फेस पे भी थिक होती है ज़्यादा,
तो इन सब जगह पे स्किन की थिकनेस अप टू 5 mm हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। कुछ जगह ऐसी है, बोलना नहीं चाहिए, पेनिस है, आईलिड्स है, यहाँ पे स्किन की थिकनेस कम होती, पतली होती है स्किन। देखो मजाक करते, बुरा मानने की जरूरत नहीं, मानना है तो मान लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। 0.5 mm इसकी थिकनेस है स्किन की किसी जगह पे, तो कहीं पे 5 है, कहीं पे 0.5 है, लेकिन एक एवरेज थिकनेस अगर अपन कहीं पर भी देखें तो 1 से 2 mm में कुल मिला के जहाँ से तो होनी चाहिए वहीं से है, तो ठीक। ये सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा। फिर हमने आपको पढ़ा एपिडर्मिस की लेयर्स कितनी है। तो देयर आर 5 लेयर्स, कॉर्नियम, लूसिडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, जर्मिनेटिवम, ठीक है। इतना फटाफट कैसे बोल लेते, रटा हुआ है कि नहीं, रटा हुआ नहीं है भैया, दिल से याद करते, जो चीज़ दिल में होती है ना तुरंत निकल के आती है। जैसे आप लोग दिल में हो तो हमेशा याद आते रहते हो, हाँ। तो उसी तरीके से जो स्किन की लेयर्स है ये भी सब दिल में है, स्किन पूरा दिल में, पूरा टॉपिक दिल में है, कभी भी उठा के बोल देते, पढ़ लेते हम तो भैया, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, CLGSG, कॉर्नियम, लूसिडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और जर्मिनेटिवम। ये जो जर्मिनेटिवम है इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। मिलेनोसाइट्स मिलेगी यहाँ पर जिससे मिलेनिन बनेगा, किरेटिनोसाइट्स बनेगी, इसको मदर सेल बोलते हैं, इसको स्टेम सेल बोलते हैं, स्टेम सेल, क्योंकि इसी से बाकी सेल्स बनती है। फिर जैसे अब ऊपर आओगे, स्पाइनोसम, स्पाइन जैसी दिखती है इसलिए स्पाइनोसम नाम पड़ गया। ग्रेनुलोसम की ट्रिक क्या है, बच्चा केजी में पढ़ता है। ग्रेनुलोसम के मतलब कीरेटोहाइलिन, प्रीकर्सर है कीरेटिन का, ये यहां पर मिलेगा। लूसिड मतलब होता है क्लियर, वाटरी, वाटरप्रूफ लेयर कौन सी होती है, लूसिडियम होती है। कॉर्नियम कैसी होती है, हॉर्नी लेयर होती है। कैसी लेयर है, हॉर्नी लेयर। इसमें 2 तरीके की चीजें याद रखनी है आपको। कीरेटिन प्रोटीन किससे बना है, कीरेटोहाइलिन से बना है। कीरेटिन क्या करता है, वियर टियर, बताया आपको, स्किन को घात सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। कीरेटिन जो स्किन को घात सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, कीरेटिन नहीं होता तो क्या होता, न जाने क्या क्या होता भैया। डेड सेल्स यहां पर मिलती है जिसको बोलते हैं कॉर्नियोसाइट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डर्मिस के बारे में, तो डर्मिस का डी बड़ा लिखा, एस छोटा लिखा, डी मतलब डेंस एंड एस मतलब स्टाउट, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स। ये जो कोलेजन फाइबर है इस पे क्वेश्चन आता है, वाटर स्टोरेज करते हैं। अगर इसकी कोलेजन फाइबर की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन पे डिपेंड रहते हैं, तो अगर इसकी एक्टिविटी कम हो जाए तो वाटर स्टोरेज कम हो जाएगा, तो रिंकल्स हो जाएंगे डेवलप आपकी बॉडी में, झुर्रियां, रिंकल्स मतलब झुर्रियां। दूसरा, कोलेजन फाइबर एक एंजाइम निकालता है कोलेजिनेज, जो कि वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। वुंड हीलिंग नहीं कर रहा अकेला, ये हेल्प कर रहा है, कई चीजें मिलकर काम करते हैं, अकेला काम नहीं करते। मैं सारे सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा सकता हूं, मैं हेल्प करता हूं कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने में। इलास्टिक फाइबर स्किन को इलास्टिक बनाते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में इलास्टिक फाइबर टूट गए, जैसे स्ट्राई ग्रेविडरम होता है, 20 वीक्स पे देखने को मिलता है। ओबेसिटी के अंदर भी टूट जाता है, जब इसको स्ट्राई बोलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर भी टूट जाता है, जब भी आप इसको स्ट्राई बोलोगे, ठीक है। और लास्ट, डर्मिस की 2 लेयर्स होती है, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, डीप रेटिकुलर लेयर। जो पेपिलरी लेयर है उसके पास ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है। रेटिकुलर लेयर के पास क्या है, मां है, मां सेल्स। स्किन अपेंडेजेस है, नेल्स, हेयर फॉलिकल्स, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब मिलेंगे। आगे कल हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, बाय।